प्रोफेसर सतीश देशपांडे और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोफेसर देशपांडे का विषय है भारतीय भाषाओं में समाज वैज्ञानिक चिंतन, और जो आज की विचार गोष्ठी का विषय रखा गया भाषाई अस्मिता की राजनीति। मैं उस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा। अक्सर राजनीति की बात करते वक्त हम उसको चुनावी राजनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक सीमित कर देते हैं। वैसे तो जेएनयू के लोग जानते हैं कि जीवन के हर स्टेप में, हर क्षेत्र में राजनीति की भूमिका होती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक राजनीति शामिल होती है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारा कंसर्न भाषा और साहित्य की राजनीति से है, वो भी हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी चेतना को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारी सामाजिक सामुदायिक अस्मिताएं होती है, उसी तरह से भाषाई अस्मिताएं भी होती हैं। आप जानते हैं, जो अस्मितावाद का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति एक साथ कई अस्मिताओं के साथ जीता है। उनमें से किसी एक अस्मिता का चयन कर उससे संबंधित किसी मुहिम का हिस्सा बन उसको अपने जीवन और कर्म का पर्याय बना लेता है। यहाँ हमारा लक्ष्य भाषाई अस्मिता की राजनीति के भारतीय संबंधों की पड़ताल करना है और उनके बारे में एक संवाद की स्थिति कायम करनी है। यानी भारतीय इतिहास और समाज में भाषा की राजनीति के कौन से संदर्भ हैं, उन संदर्भों पर क्या बातें हुई हैं और क्या बातें संभव हैं। भाषाई राजनीति का सबसे प्रमुख संदर्भ संस्कृत से भारतीय भाषाओं के पैदा होने या ना होने का संबंध है। यानी संस्कृत का देश की तमाम भाषाओं से क्या संबंध है, ये अपने आप में लैंग्वेज पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, अहम सवाल है। अक्सर इसमें तीन तरह के विचार मिलते हैं। संस्कृत से देश की सारी भाषाएं पैदा हुई हैं, पहला विचार। दूसरा विचार, संस्कृत स्वयं अन्य भाषाओं से पैदा हुई है, अन्य भाषाओं का संस्कारित रूप है, प्योरिफाइड वर्जन है। तीसरा, संस्कृत और देश की तमाम अन्य भाषाएं अपने आप में स्वतंत्र है, ना उन भाषाओं से संस्कृत पैदा हुई, ना संस्कृत से वो भाषाएं पैदा हुई। आप अक्सर देखेंगे हिंदी की किताबों में न केवल हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, बल्कि देश की तमाम भाषाओं के बारे में एक सरलीकृत वक्तव्य अक्सर पढ़ने को मिल जाता है कि संस्कृत तमाम भारतीय भाषाओं की जननी है, माँ है, दादी है, नानी है या और कुछ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, संस्कृत का सभी भारतीय भाषाओं की मां होना। मैं सूत्र रूप में अपनी बातें कहूंगा। इसके विरोध में हिंदी में भी काफी डिस्कोर्स है और भाषा विज्ञान में ये तर्क निकल कर के आता है कि संस्कृत तमाम भारतीय भाषाओं की जननी नहीं है। उस वक्त की लोक भाषाओं का प्योरिफाइड वर्जन संस्कृत है और इसीलिए वो मर गई, इसलिए दूसरी भाषाएं आई, क्योंकि एक कृत्रिम भाषा ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि कोई भी संस्कृत को तमाम भारतीय भाषाओं की मां क्यों साबित करना चाहता है, या दूसरा व्यक्ति संस्कृत को दूसरी भाषाओं से पैदा होते हुए दिखाना क्यों चाहता है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। जब कोई ये कह रहा होता है कि संस्कृत
तमाम भारतीय भाषाओं की माँ है, मदर लैंग्वेज है, उससे सब भाषाएं पैदा हुई है। कहीं ना कहीं वो संस्कृत के माध्यम से आर्य प्राचीनता और श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश करता है कि आर्य इस देश के सबसे पुराने नागरिक हैं, सर्वश्रेष्ठ कौम है, वो सबसे पहले आए, उनकी भाषा सबसे पुरानी है, इसलिए उससे बाकी सारी भाषाएं पैदा हुई है। निष्कर्ष से बाकी समुदाय बाद में आए, उनकी भाषाएं भी बाद में पैदा हुई। एक तो श्रेष्ठता की, सबसे पहले सभ्य था इसलिए इसके पास भाषा थी, सबसे पहले हिंदुस्तान में आया इसलिए बाकी भाषाएं इसी से किसी न किसी रूप में पैदा हुई। जब आप आर्यों को सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं तो प्रकारांतर से आप भारत के सामासिक इतिहास को नकार रहे होते हैं। यानी संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की मां साबित करने के पीछे जो दूसरा निहितार्थ है, छिपा हुआ निहितार्थ, वो भारत के सामासिक सांस्कृतिक इतिहास को नकारना, यानी एक नस्ल विशेष का इतिहास को तवज्जो देना और बाकी तमाम नस्लों को कम करके आंकना या उनकी उपस्थिति को ही नकारना। जाहिर सी बात है, जो संस्कृति सबसे पहले थी, सबसे समृद्ध थी, सभ्य थी, वो सबसे श्रेष्ठ भी थी। ये तर्क वहां तक जाता है। फिर संस्कृत से भिन्न जो भाषा और समुदाय है, इसी तर्क से वो बाहरी साबित हो जाते हैं। जो संस्कृत नहीं बोलते, जिनकी भाषा संस्कृत से नहीं निकली, वो निश्चित तौर पे या तो निकृष्ट है या बाहरी है, वो इस देश के नहीं है। क्योंकि वो इस देश के होते तो उनकी भाषा संस्कृत से पहले होती। प्रकारांतर से आर्यों के आगमन से पहले या संस्कृत से पहले किन्हीं समुदायों और भाषाओं और सिविलाइजेशन, उसकी उपस्थिति को नकारना है। जबकि जो भी लोग सोशल साइंस के, हिस्ट्री के या हिस्ट्री के नहीं भी हैं, वो इस तथ्य को जानते हैं कि आर्यों से पहले भी इस देश में लोग रहते थे, संस्कृत से पहले भी भाषाएं थी। उस सामासिक संस्कृति को नकारने के अपने निहितार्थ हैं, उनको समझने की जरूरत है। जो लोग संस्कृत का विरोध करते हैं कि संस्कृत का देश की बाकी भाषाओं से कोई संबंध नहीं है, संस्कृत तो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, एक मृत भाषा है, उससे कोई भाषा पैदा नहीं हो सकती, कोई आवागमन भी, कोई आदान प्रदान भी नहीं हुआ होगा, वो एक नई बात तो कहते हैं, एक नया नजरिया इतिहास के प्रति प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन साथ में वो एक नई पॉलिटिक्स भी शुरू करते हैं। वो पॉलिटिक्स क्या है? जो प्योर लिंग्विस्टिक स्टडी होना चाहिए, जो प्योर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, उस भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को हम एक अलग बाइनरी बना करके उसको अनिवार्य रूप से ब्राह्मणवाद से नथी कर देते हैं कि संस्कृत मतलब आर्य, आर्य मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणवाद। उससे अनिवार्य रूप से नथी कर देने से, अटैच कर देने से जो भाषाओं का आपसी रिश्ता है उसके बारे में एक स्वस्थ बातचीत नहीं हो पाती। उस पॉलिटिक्स से भाषाओं के आपसी रिश्ते को समझने में नुकसान पहुंचता है, एक फायदा भी पहुंचता है कि वो एक नया नजरिया लेकर के आता है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर ने किताब लिखी हिंदी की आत्मा। हिंदी की आत्मा में उनका एक आर्गुमेंट है कि अगर संस्कृत से सारी भाषाएं पैदा होती तो स्थानों के नाम का आप संकलन कीजिए, जगहों के नाम। आप किसी भी राज्य से आते हैं, अगर देश की सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई हैं तो जगहों के नाम का एक कलेक्शन आप लिस्ट बनाइए, लिस्टिंग करिए। उसमें से कितने संस्कृत के शब्द हैं, कितनी संस्कृत के धातु हैं? बहुत कम। जो पुरानी जगह हैं, नए बसे हुए गांव या नए शहर नहीं या बदले हुए नाम नहीं, जो उनके मूल नाम हैं, उनमें से ज्यादातर नहीं है।
या इसी तरह से ये तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जिस संस्कृत को बहुसंख्यक आबादी को बोलने का अधिकार नहीं है, उस संस्कृत से दूसरी भाषाएं कैसे पैदा हो सकती हैं? जिसको स्त्रियां नहीं बोल सकती, दलित नहीं बोल सकते, शूद्र नहीं बोल सकते, उससे बहुसंख्यक आबादी बहिष्कृत है, उससे देश की तमाम भाषाएं कैसे पैदा होंगी? भाषा तो डायलॉग का माध्यम है। जो डायलॉग का माध्यम ही नहीं है, जो भाषा जो सिर्फ एक वर्ग तक सीमित है, जो सत्ता तक सीमित है, उससे दूसरी भाषाएं कैसे पैदा होती हैं? एक नई थ्योरी है, नई हाइपोथेसिस उससे आती है, नई चीजें आती है, लेकिन उसमें जो अतिवाद है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि संस्कृत और ब्राह्मणवाद को अनिवार्य रूप से संबंधित समझ लेना, वो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को एक नुकसान पहुंचाता है और वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। पिछले दिनों में पूंजीवादी भूमंडलीकरण ने संस्कृत और उससे संबंधित बहसों को लगभग अप्रासंगिक कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ अंग्रेजी के बारे में बात हो सकती है, एक भाषा एक संस्कृति की बात हो सकती है। लेकिन उसके बरक्स एक बार फिर संस्कृत प्रासंगिक हो गई है। कैसे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से। जो कल्चरल नेशनलिज्म है, आप देखें 2000 का नोट आया है, 2000 के नोट पे जिसको हिंदी का अंक कह करके लिखा गया है, वो वास्तव में हिंदी की गिनतियां नहीं है। हिंदी जब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम देखते हैं, हिंदी एक आम फहम भाषा के तौर पे देखते हैं, हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाया है, इंटरनेशनल नंबर्स को, लेकिन उसमें उसको संस्कृत के में जो नंबरिंग होती थी उसको जगह दी गई है। ये कल्चरल नेशनलिज्म से संस्कृत और उससे संबंधित डिस्कोर्स एक बार फिर रिलेवेंट हो गए, प्रासंगिक हो गए। जो लैंग्वेज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दूसरा मुद्दा है, क्योंकि मेरा संबंध हिंदी से है, वो हिंदी के इतिहास और विकास की जो प्रस्तुति मिलती है, उसके बारे में जो ब्यौरे मिलते हैं, जो आख्यान मिलते हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग जिन्होंने एमए हिंदी किया है या कोई संबंध रहा है हिंदी से ग्रेजुएशन में भी, वो लोग जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति को लेकर के संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। बड़ा दिलचस्प है कि हर भाषा का काल 500 साल का है, उसका समय 500 साल का है। सबसे पहले 500 साल वैदिक संस्कृत थी, उसके अगले 500 साल लौकिक संस्कृत, फिर अगले 500 साल पाली, अगले 500 साल प्राकृत, अगले 500 साल अपभ्रंश। आपको लगता है कि ये सही लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है? 500 साल में भाषा आती है और चली जाती है, 500 साल का फिक्स है टाइम उसके लिए, और से एक नई भाषा पैदा हो जाती है अचानक से। जो भी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एकदम ये हवाई बात है। फिर क्या वजह है इस तरह से उस विचार को आज देश में जहां भी हिंदी पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन के किसी भी, एमए के किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे, 80-90% लोग आपको जवाब देंगे कि नहीं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के रास्ते हिंदी पैदा हुई है और वही सही तरीका है। क्यों इस विचार को इतना जड़ बनाया गया है, लोगों के दिमाग का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है? इसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। भाषा के साथ में कल्चरल हिस्ट्री भी चल रही होती है। आप अपने इतिहास को कैसे देखते हैं? जब भाषा का इतिहास आप देख रहे हैं तो आप अपने समाजों का इतिहास भी देख रहे हैं, समाजों के आपसी संबंधों को भी आप देख रहे हैं। जो मैंने कहा कि जो दूसरा संदर्भ है हिंदी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित, उसमें बड़ा दिलचस्प है। हिंदी का अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन दोनों हुआ हिंदी के इतिहास में। अर्थ विस्तार क्या हुआ कि मारवाड़ से लेकर, मारवाड़ जो एकदम ईस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का इलाका, वहां से लेकर एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, फिर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से लेकर, उत्तराखंड के पहाड़ों, हिमालय से लेकर और महाराष्ट्र के बॉर्डर तक, ये पूरा हिंदी बेल्ट है, पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है। अर्थ विस्तार हो गया। दूसरी तरफ सिर्फ खड़ी बोली में लिखी जाने वाली भाषा, खड़ी बोली
क्या एक रूप, एक शैली जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिर्फ वही हिंदी है जो मुख्यतः संस्कृत से अपने शब्द लेती है। तो प्रैक्टिकली आप जब हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी का मतलब वही होता है। ये अर्थ विस्तार से अर्थ संकुचन के बीच में एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। आप जानते हैं कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, कैसे ये शब्द चलन में आया। अरब के लोग सिंधु नदी के इधर के लोगों को अपनी भाषा में हिंदू कहते थे। हिंदू का तात्पर्य था हिंद का, यानी सिंधु नदी के इधर के लोग, यानी संपूर्ण हिंदुस्तानियों को वो हिंदू कहते थे। और इस अर्थ में कहते थे कि जो हिंदुस्तान के रहने वाले, जो सिंधु नदी के इधर रहने वाले, उन्हीं की भाषा को हिंदी का, यानी सम्मिलित रूप में हिंदुस्तान की भाषा, वो तमाम भाषाएं, कोई भी भाषा हो सकती है, वो गुजराती, बांग्ला, तमिल भी हो सकती है, उसको भी हिंदी कहते हैं। हिंदी की भाषा इस व्यापक अर्थ से शुरू हिंदी हुई, बाद में उसके हिंदुई, हिंदुस्तानी, रेखता, उर्दू, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, इस सब कुछ को सम्मिलित रूप में हिंदी कहा गया। और जब 19वीं सदी में हिंदी और उर्दू का विवाद चल रहा था, तो उस दौर में भी हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन करने वालों ने, हिंदी के आलोचकों ने, हिंदी की एकेडमिया ने उस व्यापक अर्थ को लिया। किस लिए? हिंदी को पुराना और समृद्ध साबित करने के लिए। सवाल था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की भाषा क्या है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। 1837 में अंग्रेज सरकार ने एक सर्कुलर निकाला कि हर इलाके की भाषा वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की इलाकाई जबान कौन सी है? तो उसमें सुदूर राजस्थानी से लेकर भोजपुरी, मैथिली, ब्रज सब कुछ शामिल करके और सम्मिलित रूप में कहा कि हमारी भाषा 1000 साल पुरानी है। उसमें इतना सारा साहित्य, इतना रचनाएं बिखरी पड़ी है, इतने बड़े क्षेत्र की भाषा है, इसलिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुई। अंततः कोर्ट कचहरियों और कॉलेज स्कूलों में इसको जगह मिल गई, तर्क काम आया। उसके बाद में हिंदी का अर्थ हो गया देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली की एक शैली मात्र। ये अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन अपने आप में काफी दिलचस्प है। इसको लेकर के 50-60 के दशक में शिवदान सिंह चौहान ने एक किताब लिखी, हिंदी साहित्य के 80 बरस। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की इस गड़बड़ी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि आखिर क्या वजह है कि आधुनिक काल से पहले, मॉडर्न एरा के पहले, आप ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी सबको हिंदी कह रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं हिंदी में। आधुनिक काल आते आते सिर्फ आप खड़ी बोली को हिंदी मान रहे हैं। या तो पुराने सबको हटाइए, सिर्फ खड़ी बोली का इतिहास लिखिए, या आधुनिक काल में भी इन भाषाओं से संबंधित साहित्य लिखा जा रहा है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसको शामिल किया जाना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में। लेकिन उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल लॉबिंग नहीं थी लिटरेचर की दुनिया में, तो इस वजह से ये बात चल नहीं पाई बहुत दूर तक। जो विभाजन फोर्ट विलियम कॉलेज ने किया, उसके बाद 19वीं सदी का भाषा का इतिहास या 19वीं सदी का नॉर्थ इंडिया का भाषा इतिहास पूरी तरह से गंभीर पॉलिटिक्स का दस्तावेज है। एक कॉमन लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडिया में आम लोग समझते थे, टूटी फूटी बोलते थे, उसी के दो रूप किए गए, विभाजन किया गया और उसकी अलग अलग परंपराएं ढूंढी गई, स्थापित की गई और उसको एक दूसरे से अलगाने की कोशिश भी हुई। अक्सर हिंदी में एक जुमला चलता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से हिंदी को बांट दिया, हिंदी और उर्दू को। हमारा सवाल है कि अंग्रेजों ने बांट दिया, लेकिन आपके बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे? वो तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे कि वो लिखते हर लाइन पे अंग्रेजों की एडिटिंग चल रही। वो कुछ लिख सकते थे, कुछ कह सकते थे, कम से कम भाषा के सवाल पे
इतना सख्ती नहीं थी। लेकिन वो क्या कह रहे थे, हिंदी और उर्दू के बुद्धिजीवी भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे थे उर्दू नाचने गाने वालियों की भाषा है, ये पढ़े लिखे समझदार लोगों की भाषा नहीं है। सर सैयद अहमद खान कह रहे थे हिंदी गंवारों की भाषा है, इसमें एलिट क्लास के लोग बात नहीं कर सकते, गंभीर बातचीत नहीं हो सकती। ये अंग्रेज नहीं कह रहे थे, जिनको हम अपने साहित्य के इतिहास में सबसे बेहतर दर्जा देते हैं, भारतेंदु युग, भारतेंदु मंडल या सर सैयद अहमद खान से पूरा एक रहनशा शुरू होता है उर्दू में। वो लोग ये बात कह रहे थे, सचेत रूप से कह रहे थे, क्योंकि इसके पीछे उनके सामुदायिक हित थे। मुसलमानों को लगता था कि हिंदी राजभाषा बन जाएगी तो हिंदुओं को ज्यादा नौकरी मिलेगी। हिंदुओं को लगता था कि फारसी तो पहले से राजभाषा रही है, ये तो जन्म से सीख जाते हैं, अगर उर्दू राजभाषा बन गई तो इनको आसानी से नौकरी मिलेगी और इनका समुदाय आगे बढ़ जाएगा। आर्थिक हित जुड़े हुए थे, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स थी। लेकिन इसके बाद भी जो अलगाव के बाद हिंदी बची, एक अलगाव हो गया, उसके बाद जो हिंदी बची उसमें भी विवाद खत्म नहीं हुए, उसकी भी दो धाराएं थी। तो फ्रांसिस्का ओर्सिनी अपने पब्लिक स्फीयर वाले डिस्कोर्स में ये सवाल उठाती है कि हिंदी की दो धाराएं, एक मत पसंद है, एक बहुमत पसंद है। एक मत पसंद जैसा कि नाम से जाहिर है, एक विचार को तवज्जो देने वाली भाषा या विचार पूरी एक स्कूल। दूसरा बहुमत पसंद, तो बहुमत पसंद में वो उन तमाम रचनाकारों को रखते हैं जो हिंदी को आसान बनाने के पक्षधर थे, जो कंपोजिट कल्चर के पक्षधर थे, जो एक सामाजिक संस्कृति का सम्मान करते हुए एक अलग तरह का हिंदुस्तान बनाने के पक्षधर थे। एक तरफ वो एक मत पसंद और बहुमत पसंद की धाराएं थी, दूसरी तरफ ब्रज भाषा और खड़ी बोली का भी विवाद था। जो ब्रज भाषा लगभग 5 सदियों से साहित्य की भाषा थी, देश के किसी भी हिस्से में लोग लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे, सुदूर दक्षिण तक लोग ब्रज भाषा में लिख रहे थे। अचानक से आधुनिक काल आते ही कहा गया कि कोमलकांत पदावली जो ब्रज भाषा में है उससे ठीक है, कविता तो हो सकती है, लेकिन नई युग की चेतना का वहन करने में वो सक्षम नहीं है। नए युग की जो नई चेतना है, जिसको आप लोग औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं, उसका वहन करने में ब्रज भाषा सक्षम नहीं है। इसलिए अब जो ये भाषा कि गद्य खड़ी बोली में लिखो, पद्य ब्रज भाषा में लिखो, ब्रज भाषा को छोड़ो, सब कुछ खड़ी बोली में लिखो। वो ब्रज भाषा जो 500 साल से कविता की भाषा थी वो अक्षम हो गई, खड़ी बोली सक्षम हो गई, जो एकदम नई भाषा जिसका कोई लिटरेरी हिस्ट्री नहीं है। उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसके पक्ष और विपक्ष में लोग थे। अब नेशनल मूवमेंट पे आए हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भाषा की राजनीति। आज देश का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है, कम से कम नॉर्थ इंडिया के लोग, पढ़े लिखे लोग भी, प्रोफेसर लोग भी कहते हुए पाए जाते हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। स्टेशनों पे आपने जुमले भी लिखे देखे, राष्ट्रभाषा का सम्मान करो। राष्ट्रभाषा के बारे में गांधी का या किसी का कोटेशन लिखा रहता है। दरअसल हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में कोई दर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारोक्ति की बजाय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की भाषा होना है उसका। कोई गुजरात से था, कोई बंगाल से था, कोई तमिलनाडु से था। अधिकांश लोग नेशनल मूवमेंट में हिंदी को एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, एक संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। ऐसा नहीं है हिंदी में सिर्फ बात करते थे या हिंदी में पूरा उनका पत्राचार होता था, अंग्रेजी में भी होता था, लेकिन अंग्रेजी उपनिवेशवाद का परिचय है, इसलिए गांधी जी और तमाम लोग हिंदी के पक्षधर थे। एक आसान हिंदी के, बहुमत पसंद हिंदी के।
अभी कल परसों हमारी क्लास में बात हो रही थी, मैं आपके सामने वही बात रखना चाहता हूं कि 1938 में मद्रास प्रांत में सी राजगोपालाचारी हिंदी लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वही सी राजगोपालाचारी आजादी के बाद में एंटी हिंदी मूवमेंट के अगुवा थे। तमिलनाडु में जो हिंदी विरोधी आंदोलन हुए उसके अग्रणी नेता थे, और 1938 में वो 8वीं तक सबको हिंदी पढ़ना जरूरी कर रहे थे। इसकी वजह यही है कि नेशनल मूवमेंट में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता के नाम पर हिंदी के प्रति एक स्वीकारोक्ति का भाव था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, संविधान बन रहा था, उस दौर में जिस ढंग की हिंदी को लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें आप पढ़े, भाषा को लेकर के लंबी डिबेट है। जिन लोगों ने हिंदी का समर्थन किया और जिस ढंग की हिंदी को स्वीकार किया देश की राजभाषा के तौर पे, उससे द्रविड़ संस्कृति को मानने वाले या उसके द्रविड़ संस्कृति के लोगों को लगा कि हिंदी के माध्यम से उत्तर भारत की ब्राह्मण प्रधान आर्य संस्कृति को थोपने की एक साजिश रची जा रही है। इसलिए व्यापक स्तर पर उसका विरोध हुआ, लोगों ने आत्मदाह तक किया। आज उनको शहीद का दर्जा प्राप्त है। बहुत बड़े मूवमेंट हुए और इसलिए सी राजगोपालाचारी उस मूवमेंट के साथ खड़े थे। और ये इसमें सच्चाई है कि जब हम हिंदी लागू करने की बात करते हैं, हम हिंदी के पक्ष में कोई भी वकालत करते हैं, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं संस्कृत और उस आर्य संस्कृति का भी समर्थन कर रहे होते हैं। और इसके साथ ये भी तथ्य है कि जो हिंदी का समर्थन कर रहे होते हैं जोर शोर से, वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो दूसरी देसी भाषाएं हैं उनका विरोध भी वही कर रहे होते हैं। उनका हिंदी प्रेम का तात्पर्य मातृभाषाओं से प्रेम नहीं है। हिंदी प्रेम का तात्पर्य हिंदी मात्र से प्रेम है और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय भाषाओं का विरोध है। कोई आदमी नॉर्थ इंडिया का 10 साल साउथ में रह के आ जाए कोई जॉब करने के लिए किसी भी काम से, तमिलनाडु, उससे कोई नहीं पूछेगा कि यार 10 साल रह के आ गए, तुमने तमिल क्यों नहीं सीखी? फ्लुएंट होना चाहिए, 10 साल में तो एकदम पारंगत होना चाहिए भाषा में। लेकिन कोई दक्षिण का व्यक्ति 5 महीने भी दिल्ली में रह गया, उससे जरूर कहेंगे आती होगी, बोलता नहीं, क्यों नहीं हिंदी आती इसको? क्यों भाई? आपने तो 10 साल में नहीं सीखी, आपसे तो किसी ने पूछा नहीं, और पूछेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि क्यों सीखनी चाहिए मुझे, नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है। नेशनल लैंग्वेज जब मैं कह रहा हूँ सोच समझ के, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं, जो कि संविधान में कोई ऐसा दर्जा नहीं है। और अल्टीमेटली जो हिंदी का इतिहास है और हिंदी का वर्तमान है, ये अपने आप में बहुत गहरी पॉलिटिक्स से संचालित होता है। अक्सर हिंदी को खतरे में दिखाया जाता है, हिंदी बहुत खतरे में, रोना रोया जाता है। बहुत लेख आपको मिल जाएंगे हिंदी में, हजारों लेख मिल जाएंगे, बहुत खतरे में, खत्म हो जाएंगे। इसकी सच्चाई क्या है? आप सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ लैंग्वेज के भी आंकड़े हैं। 1971 से 2001 के पूरे लैंग्वेज के कम से कम जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं उनके और नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज के भी आपको डिटेल में, आप कहीं सेंसस के ऑफिस में जाएंगे, मिल जाएंगे। वस्तुस्थिति ये है कि 1971 से 2001 के बीच हिंदी ने दूसरी तमाम भारतीय भाषाओं की तुलना में काफी ज्यादा वृद्धि की है, जिसको हम खतरे में बता रहे हैं। काफी ज्यादा वृद्धि की।
जैसे 1991 से 2001 के बीच में हिंदी ने 28.8% की दशकीय वृद्धि दर्ज की। उन्हीं 10 सालों में बंगाली ने 19.79 की वृद्धि दर्ज की, 19.79। तेलुगु ने 12.10, मराठी ने 15.13, तमिल ने 14.68, उर्दू ने 18.73, गुजराती ने 13.32, कन्नड़ ने 15.79, मलयालम ने 8.85। हिंदी ने कितनी की? 28.8। लेकिन हिंदी खतरे में। जब इसी सवाल को आप आदिवासी भाषाओं के संदर्भ में देखें तो और भयावह आंकड़े सामने आएंगे। लोकसभा के आर्काइव में या ऑनलाइन भी आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों के दस्तावेज मिल जाएंगे। संविधान सभा में 3 आदिवासी भाषाओं को शामिल करने के लिए जयपाल सिंह ने सवाल उठाया कि भाई 8वीं अनुसूची, उस वक्त उसको 7A कह रहे थे, शेड्यूल 7 है, आजकल 8वीं अनुसूची कहते हैं, कि उसमें 3 भाषाएं तो एटलीस्ट आदिवासियों की शामिल की जानी चाहिए। जो प्रोसीडिंग है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन जो मिलता है, जो संसद के पब्लिकेशन से छपा है, उसमें लिखा हुआ है उन भाषाओं के नाम। एक गोंदी, गोंदी शब्द पे ध्यान दीजिए हिंदी में, दूसरा मुंदरी, तीसरा ओराम। संविधान की प्रोसीडिंग का अनुवाद करने वाला इतना अवेयर नहीं है कि वो गोंडी लिख सके, वो मुंडारी लिख सके, वो ओराम को कुड़ुक लिख सके। बस ट्रांसलेशन कर दिया। उनकी वृद्धि दर देखिए, 1971 से 2001 के बीच जो 3 दशकों में हिंदी ने 108%, 108% वृद्धि दर्ज की। गोंडी ने 60%, मुंडारी ने 37% और कुड़ुक ने 41%। ये आदिवासी भाषाओं की, जो उन भाषाओं की जो मेजर लैंग्वेजेस है, ये छोटी भाषाएं नहीं है, जिनके लिए जयपाल सिंह संविधान सभा में सवाल उठा रहे थे कि इनको शामिल किया जाए। तीनों को नहीं शामिल किया गया। जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज है, दूसरी आदिवासी छोटी भाषाएं, उनमें से कई की वृद्धि दर तो माइनस में, यानी पिछली बार अगर उसको 15,000 लोग बोलते थे तो इस बार 10,000 लोग बोलते। 10 सालों में बढ़े नहीं, घट गए लोग। जो आपने नियमगिरी के डोंगरिया गोंद के बारे में सुना होगा, उनकी भाषा को बोलने वाले लोग घट गए, माइनस में उनकी वृद्धि दर। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। इस वक्त 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची की अपनी एक पॉलिटिक्स है। जो भाषा 8वीं अनुसूची में होती है तो माना जाता है कि हाँ, उसमें कुछ सरकारी कामकाज हो सकता है, उसके संरक्षण को सरकार थोड़ी मदद करती है, संरक्षण में उसको बचाने। अभी भोजपुरी, राजस्थानी आदि काफी उसके लिए स्ट्रगल कर रही और बहुत सारी आदिवासी भाषाएं भी कर रही। लेकिन दिलचस्प है कि भोजपुरी और राजस्थानी, जिसको हिंदी बेल्ट में शामिल किया जाता है, जिनके लिटरेचर को पुराने हिंदी लिटरेचर में शामिल किया जाता है, उसका सबसे पहले विरोध हिंदी वाले करते हैं। यहाँ पे भी एक प्रस्ताव आया जब स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेज बनने वाला है, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो उसमें मैथिली का प्रस्ताव आया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चिट्ठी लिखी है मैथिली शामिल करने के लिए एक सांसद है। तो तर्क दिया गया मैथिली आ जाएगी तो हिंदी खत्म हो जाएगी। आज मैथिली आएगी, कल ब्रज भाषा आएगी, परसों राजस्थानी आएगी और हिंदी तो खत्म हो जाएगी। भाषा विज्ञान के मानकों के हिसाब से ये सब बोलियां नहीं, भाषाएं हैं। हिंदी की सहयोगी भाषाएं हैं और इनका समृद्ध होना, मैं समझता हूँ हिंदी का भी समृद्ध होना है। हिंदी में ज्यादा तरह की अभिव्यक्तियां संभव होंगी अगर ये भाषाएं रहेंगी, समृद्ध रहेंगी। लेकिन
हिंदी की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध होता है। आदिवासी भाषाओं का तो कहना है कि उस नाम पे चलता है कि अच्छा ये हिंदी बेल्ट है, यहाँ पे मदर टंग सब लोगों की हिंदी है, इसलिए स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। एक तरफ ये अतिवाद है, जिसका परिणाम ये होता है कि एक रिसर्च में पता चला, एक सज्जन झारखंड गए रिसर्च करने के लिए, उन्होंने सोचा कि यार पूरे गांव में किससे क्या बात करेंगे, स्कूल चले जाओ। स्कूल में टीचर पूरे गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं, कौन कहाँ कौन क्या कर रहा है, उनसे बात कर लो टीचरों से तो गांव का पता चल जाएगा। टीचर से जाके मिले कि भाई ये बच्चों से पूछ करके आप हमको ये बता दीजिए, ये सवाल है। तो टीचर बोले मुझे बच्चों की भाषा नहीं आती, यानी मुंडारी नहीं आती मुझे। तो सोचा कि चलो बच्चों से हिंदी में बात कर लेते हैं, बच्चे ही बता देंगे। बच्चों को हिंदी नहीं आती। वो टीचर 5 साल से और आज़ादी के बाद के 70 साल से टीचर क्या पढ़ा है, जहाँ बच्चों को हिंदी नहीं आ रही है और टीचरों को मुंडारी या कुड़ुक या संथाली या और कोई भाषा नहीं आ रही। लेकिन हिंदी नहीं, हिंदी का विरोध किया तो देश का विरोध कर दिया आपने, नेशनलिज्म से जुड़ चुका है। वहीं इसका एक विरोधी विचार भी है, इससे भिन्न तरह का, मतलब इसके पैरेलल। पिछली सरकार ने एक नॉलेज कमीशन बनाया था, उसकी रिकमेंडेशन थी, ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा पहली क्लास से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। और दूसरा उनका रिकमेंडेशन था कि बच्चों के नॉलेज का मूल्यांकन उनके विषय ज्ञान से, सब्जेक्ट नॉलेज से नहीं, लैंग्वेज नॉलेज से होना चाहिए। उनको इंग्लिश कैसे आती है इससे मूल्यांकन करना चाहिए उनको मैथ्स या साइंस या सोशल साइंस कैसा आता है इससे नहीं। जबकि आप जो भी जिन्होंने बीएड किया है नहीं किया है सब जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मदर टंग में दी जानी चाहिए, तमाम शिक्षा शास्त्री कहते हैं। लेकिन वो सैम पित्रोदा किस आइडिया से संचालित हो रहे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी से उनका संबंध है, वो किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, और वो दुनिया अंग्रेजी और उस कैपिटलिज्म से ही बन सकती है, ये उसको लैंग्वेज में को भी एक टूल की तरह वो यूज कर रहे हैं। आखिर में मैं आपके सामने 3 प्रस्ताव रखता हूं। आपके सामने 3 दिवस हैं, मोटे दिवस, नॉर्थ इंडिया को ध्यान में रख के, मैं अभी साउथ इंडिया को शामिल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, एक हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है, एक विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और एक मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है, कोई बताएंगे? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। लेकिन किसी को मनाते देखा कभी स्कूल कॉलेज में कहीं कोई मातृभाषा दिवस मना है? हिंदी दिवस की तैयारियां 1 महीने पहले से, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी प्रतियोगिता शुरू हो गई। और वो जो विश्व हिंदी दिवस है उनके पास तो और ज्यादा पैसा है, वो और बड़े लेवल पे करते हैं, उसमें विदेश मंत्री तक शामिल होते हैं, और बड़ा आयोजन है। तीनों का इतिहास भी देखिए, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस का, तो हिंदी दिवस का संविधान में 14 सितंबर को मान्यता प्राप्त हुई 49 में, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है उस दिन। फिर ये विदेश में जो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं उनको 9 जनवरी का अगले दिन 10 जनवरी को जोड़ करके उनको खुश करने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए विश्व हिंदी दिवस हो गया। मातृभाषा दिवस का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, और वो इंटरनेशनल डे फॉर मदर लैंग्वेजेस, उसका संबंध साउथ एशिया से बड़ा दिलचस्प है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जब उर्दू को थोपा गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, उसका विरोध किया लोगों ने, बड़े स्तर पर विरोध किया। उस विरोध में बहुत सारे लोग एक दिन शहीद भी हुए।
उन शहीदों की याद में पहले बांग्लादेश में, फिर यूनाइटेड नेशंस ने उसको स्वीकार किया, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इन तीनों दिवसों में से हमारा चुनाव अक्सर, जो नॉर्थ इंडियन है उसका चुनाव हिंदी दिवस का होता है। हिंदी दिवस है हमारा, उसके साथ एक नेशनलिज्म का बिंदु जुड़ा है। ठीक, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तमाम भाषाएं, मातृभाषाएं जरूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मनाया जाना ज़्यादा तार्किक है। एक इसके साथ एक इन दिनों पिछले दिनों सिलचर जाना हुआ, असम में सिलचर है। मैंने देखा, मई में गया, दुकान के आगे लोग भाषा को लेकर के दिए जला रहे हैं 19 मई को। मैंने पूछा क्या है ये भाई? फिर वहाँ पे भाषा शहीद स्मारक है, फिर उस स्टेशन का नाम भाषा शहीद स्टेशन सिलचर है। मैंने कहा ये क्या है भाई, हमने तो कभी सुना नहीं नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई भाषा शहीद दिवस भी होता है। पता चला वहां पे असम सरकार ने असमीज को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। उसके खिलाफ वहां बड़ी आबादी बंगालियों की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां पे सिलचर रेलवे स्टेशन पर उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 11 लोग मारे गए। बहुत सारे लोग तो घायल हुए, लेकिन 11 लोग मारे गए। उन सबको भाषा शहीद का दर्जा दिया गया और पूरे असम में उनकी आम लोग, ऐसा नहीं, यहाँ तो हिंदी दिवस कौन मनाता है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट वाले होते हैं, हिंदी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो मनाते हैं। वहाँ पे आम लोग भाषा शहीद दिवस मनाते हैं। आम व्यापारी, आम लोग अपने घरों में बड़ा मेला लगता है उन शहीदों की याद में। लेकिन हम लोग उससे अवेयर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आखिर में 2 चिंताजनक आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक भाषा ट्रस्ट है अहमदाबाद में, उन्होंने पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे किया। उसका निष्कर्ष है कि पिछले 50 सालों में भारत में 250 भाषाएं मर गई हैं। उसी के पैरेलल एक दूसरा आंकड़ा है कि इस वक्त इस देश की 197 भाषाएं गंभीर खतरे में हैं। ये यूनेस्को का आंकड़ा है। यूनेस्को का एक इंटरैक्टिव एटलस है, इंटरैक्टिव एटलस ऑफ लैंग्वेजेस इन डेंजर। भाषा ट्रस्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसके उन्होंने आधार दिए, विस्तृत अध्ययन है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे या किताबों में। यूनेस्को ने खतरे वाली भाषाओं को 5 भागों में बांटा है। जो भारत की 197 भाषाएं खतरे में हैं, उनको 5 कैटेगरीज में बांटा है। उसके उन्होंने गंभीर आधार दिए। कैसे पता लगाएं कोई भाषा खतरे में है? जैसे वो भाषा पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंच पा रही है या नहीं। यानी मान लीजिए माता पिता भोजपुरी बोलते हैं और उनका बच्चा हिंदी या अंग्रेजी बोलता है, भोजपुरी बिल्कुल नहीं बोलता, तो एक पॉइंट हो गया। उस भाषा में लिपि है या नहीं, उस भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है या नहीं, उस भाषा में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होती है या नहीं, उस भाषा में इंटरटेनमेंट और फिल्में है या नहीं, उस भाषा में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर जो संचार की वो भाषा है या नहीं, उस भाषा में शोध होता है या नहीं, उस भाषा में पब्लिकेशन की कोई व्यवस्था है या नहीं। ऐसे आधारों पर भाषा के खतरे में होने या ना होने का पता लगाया जाता है। और अगर कोई भाषा इन में से कोई चीज अचीव करती है इस बीच में, तो उसको खतरे की स्थिति से बाहर कर दिया जाता है। इंटरैक्टिव एटलस बदलता रहता है। तो जो भाषा ट्रस्ट का आंकड़ा है वो पिछले 5 दशकों की कहानी कहता है, और यूनेस्को का आंकड़ा अगले 5 दशकों, यानी अगले 5 दशकों में लगभग 200 भाषाएं मर जाएंगी।
भी कौन सी भाषाएं हैं, क्या इन भाषाओं के मरने से हमको चिंतित होना चाहिए, क्या इन भाषाओं के मरने की अपने एक पॉलिटिक्स है मारने की। एक अहम सवाल है, एक भाषा का मरना पूरे एक नॉलेज सिस्टम का मरना है। तो ऐसे में आखिर में हमारे पास सामने सवाल यही छूट जाता है कि हम पॉलिटिक्स तो है लैंग्वेज के मामले में, हम भाषाओं को मारने वाली पॉलिटिक्स के साथ खड़े हैं या भाषाओं को बचाने वाली पॉलिटिक्स के साथ खड़े हैं। मारने वाली पॉलिटिक्स की कैसे पहचान करेंगे? हम खड़े नहीं, हम 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने देंगे अब किसी भाषा को। भोजपुरी को बिल्कुल नहीं होने देंगे, वो तो हिंदी की एक भाषा है। या फिर हम कहते हैं कैसे आदमी हिंदी या अंग्रेजी कुछ नहीं बोलते, क्या भाषा बोल रहे हैं, गंवारे रहोगे हमेशा। अगर हम ये कहें किसी को उसकी मातृभाषा बोलने पर, तो समझ लीजिए कि हम भाषाओं को मारने के पक्ष वाली पॉलिटिक्स में खड़े हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि तमाम भाषाओं को बचाना जरूरी है, इस देश की मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म को बचाना जरूरी है, इस देश के तमाम लोगों को भी बचाना जरूरी है, सिर्फ एक खास तबके के लोगों को नहीं, जो गरीब है, जो वंचित है, उन सबको भी बचाना जरूरी है। अगर हम मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए और उसके लिए लड़ते हैं, या हम भाषाओं को बचाने की किसी भी मुहिम का हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि हम भाषाओं को बचाने की पॉलिटिक्स के साथ खड़े हैं। तो साथियों, ये भाषाओं की राजनीति, भाषाओं की अस्मिता की राजनीति पर कुछ सूत्र रूप में कुछ बातें थी, और आप लोग कुछ जो भी जिज्ञासा, जो भी बात रखना चाहे, आपकी बातों में स्वागत है। पहले हम प्रोफेसर सतीश देशपांडे को सुनेंगे। आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।